त्रिशूल एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनोद मियां और जिस टॉपिक को आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वह सांख्यिकी का है और टॉपिक का नाम है निदर्शन विधि या प्रतिदर्श विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सैंपलिंग मेथड। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था संगणना विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंसस मेथड। तो उसी मेथड का जो अपोजिट है, विपरीत है, वह है निदर्शन विधि या प्रतिदर्श विधि। तो टॉपिक को आगे बढ़ाएं इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए यदि आपकी समझ में हमारा यह टॉपिक आता है। और जिन साथियों ने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक है निदर्शन या प्रतिदर्श विधि। निदर्शन और प्रतिदर्श एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक ही हैं, मीनिंग इन दोनों का एक ही है, नाम भले अलग अलग हैं, इंग्लिश में एक ही है, सैंपलिंग मेथड। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि निदर्शन या प्रतिदर्श विधि की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए, जिस विधि में समग्र या समष्टि में से कुछ सजातीय इकाइयों का चयन कर उनका गहन अध्ययन किया जाता है तथा उनसे जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें समग्र या समष्टि पर लागू कर दिया जाता है, उसे निदर्शन या प्रतिदर्श विधि कहते हैं। पढ़ने से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कठिन विधि है, बहुत ही टफ है, इसको समझना बड़ा ही कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है? समग्र या समष्टि मीन्स होता है समस्त, मतलब हमने जितना डेटा इकट्ठा किया है, जितने आंकड़े हमने इकट्ठा किए, माना बात हमने 50,000 लोगों का डाटा इकट्ठा किया तो हो जाएगा समग्र। ठीक है जी, इसी को कहते हैं समष्टि। तो इसमें क्या कह रहा है कि कुछ सजातीय इकाइयों का चयन कर, यानी कि निदर्शन विधि में क्या करते हैं कि जितना डेटा होता है या जितने लोगों का हमने सर्वेक्षण करना है उनमें से प्रत्येक आदमी से मिलना नहीं है, उसके घर नहीं जाना है, जैसे कि संगणना विधि में करते हैं। इसमें कुछ व्यक्तियों को चुन लिया जाता है, कुछ वस्तुओं को चुन लिया जाता है। माना कि हमने क्या करना है, 5,000 लोगों का सर्वेक्षण करना है, आर्थिक गणना करनी है क्योंकि आर्थिक स्थिति कैसी है, तो हम 5,000 लोगों से नहीं मिलेंगे, उनमें से हम क्या करेंगे, केवल हम 500 लोगों से मिलेंगे। 500 लोगों से जो जानकारी मिलेगी, 1 से मिलेंगे, 2 से मिलेंगे, 3 से मिलेंगे, इस प्रकार से, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा 500 लोगों का, वह 5,000 लोगों पर लागू कर दिया जाएगा। ऐसा होता है निदर्शन विधि में। तो ये परिभाषा आपने याद करनी है और इसको अब हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखो क्या होता है, जैसे टीबी नाम की बीमारी होती है, थायराइड आ जाता है इंसान को, शुगर हो जाता है, पीलिया है, डेंगू है, एड्स है आदि जो बीमारियों की जांच होती है, इसके लिए क्या करते हैं, मानव शरीर से रक्त की कुछ बूंदें निकाली जाती हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं कि किसी को टीबी की बीमारी हो गई तो कैसे जांच की जाती है कि उसका ब्लड का सैंपल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ब्लड का सैंपल लिया जाता है, अर्थात कुछ रक्त लिया जाता है, कुछ खून लिया जाता है। ऐसा तो नहीं करते हैं कि पूरा जितना शरीर में खून है उतना पूरा निकाल दिया। ठीक ऐसे ही शुगर के लिए भी क्या करते हैं, ब्लड की कुछ बूंदें ली जाती हैं। मतलब ये जो बीमारी हमने यहाँ पे लिखी हैं, ये परीक्षण होता है रक्त का, तो कुछ खून लिया जाता है और उसके बाद माना कि टीबी की बीमारी की जांच के लिए खून लिया, उसकी जांच हुई लैब में और उसके बाद उस खून में पाया गया कि व्यक्ति में टीबी के लक्षण हैं। ठीक है, टीबी के लक्षण हैं तो 4-5 बूंदों से ही पता लग जाता है कि व्यक्ति को टीबी हो चुका है। ऐसे ही क्या होता है, थायराइड में होता है, शुगर में होता है, पीलिया में होता है, डेंगू में होता है। कुछ बूंदें खून की ली, वो सैंपल है, वो निदर्शन है, पूरा खून नहीं लिया मनुष्य का, कुछ बूंदें ली खून की टेस्ट करने के लिए, वही कहलाता है सैंपल, या उसी को कहते हैं निदर्श, या उसी को कहते हैं प्रतिदर्श। ओके, तो प्रतिदर्श क्या होता है, उदाहरण के द्वारा समझाया कि जब कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसकी ब्लड की जांच की जाती है, तो ब्लड का कुछ भाग लिया जाता है, कुछ खून लिया जाता है, उसका जांच होता है लैब में और उसके बाद उस खून में जो बीमारी पाई जाती है तो इसी पर अनुमान लगाया जाता है, इसी के आधार पर
ये पता लगता है कि व्यक्ति में अमुक बीमारी हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा होता है। अगला देखिए, दूसरा दूध है, चाहे मावा आ रहा मार्केट में दीपावली के अवसर पर या अन्य अवसरों पर भी, मिलावट की जांच देखनी है भाई, इसमें असली है कि नकली है। तो क्या करते हैं, इसकी जांच, कुछ दूध एवं मावा की जांच की जाती है, यानी कि कुछ क्या करेंगे, जगहों से दूध के सैंपल ले लेंगे। ठीक है, अलग अलग पाउच ले लिए, ठीक है, अलग अलग कंपनियों के भी आ रहे हैं, तो उनसे थोड़ा थोड़ा दूध ले लिया, ठीक है, अलग अलग डब्बों में भरा छोटे छोटा करके, और ऐसे ही मावा का भी क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा मावा अलग अलग जगहों से ले लिया, और उसके बाद उसको लैब में ले जाएंगे। ठीक है, उसकी जांच करेंगे कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। अब उसमें यदि शुद्धता पाई गई दूध में, तो समझ लो कि सारा दूध क्या हो गया, शुद्ध हो गया। और वो सैंपल क्या हो गया, फेल हो गया, उसमें अशुद्धता यानी कि मिलावट है, तो पता लग जाएगा पूरा दूध जो मार्केट के अंदर बिक रहा है किसी टाइम विशेष पर, वो कैसा है, मिलावटी है, स्वास्थ्य के लिए खराब है। ऐसे मावा के साथ भी होगा। ठीक, तो इसमें क्या किया, दूध और मावे की कुछ मात्रा को लिया, तो जो कुछ मात्रा ली जा रही है जांच करने के लिए वो है सैंपल, जिसको क्या करें, निदर्शन या प्रतिदर्श कहते हैं। ऐसा तो नहीं किया कि पूरा दूध का या पूरे जितने दूध के टैंकर किसी नगर में आ रहे हैं उन सब का दूध ले गए, ठीक है, उठा के जितना मावा आ रहा है टनों में उसको ले गए और तब जांच कर रहे हैं प्रत्येक की अलग अलग। नो, उसमें से जैसे हमने बताया कुछ को लिया जाता है, ठीक, और उसमें जो पाया जाता है और जो उसका निष्कर्ष निकलता है वो सब पे लागू होता है। तो दूध और मावा का जो कुछ भाग लिया वो निदर्शन का उदाहरण है। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, अनाज मंडी है, चाहे सब्जी मंडी है, कपड़ा बाजार है, सोना बाजार से जांच हेतु कुछ मात्रा जांच परख के लिए लेना, यानी कि अनाज मंडी है, अनाज खरीदना है भाई, ठीक है, टनों में खरीदना है, किसी को गेहूं लेना है, चावल लेना है, ठीक है, दाल लेनी है, तो क्या करेगा, पूरा जो ढेर लगा हुआ है प्रत्येक ढेर के प्रत्येक दाने को चेक करेगा कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है, ये ठीक है कि नहीं है। अरे कुछ दानों को हाथ में लेगा या 5-7 जगहों पर जाकर, ढेर बहुत बड़ा है तो 5-7 जगह पर जाकर कुछ दाने टेस्ट करेगा, देखेगा कैसा लग रहा है, ठीक है, सड़ा तो नहीं है, गला तो नहीं है, ठीक है, दिख रहा कैसा है। तो इसी आधार पे मतलब कुछ जो उसने दाने लिए वो क्या है, निदर्शन है, प्रतिदर्श है, जिसको हम कह रहे हैं इंग्लिश में सैंपल है। वो क्या, वो सैंपल है, और उस पे आधार पर उसने देखा ये तो बहुत ठीक लग रहा है, पूरा चावल दाल जो जो भी उसने देखा वो सही क्या हो जाएगा, वह सब सही हो जाएगा। ओके, और गलत पाया गया तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा होता है सैंपल मेथड में। ऐसे सब्जी मंडी में गए, टमाटर देखना है, टमाटरों का ढेर लगा हुआ है, ऐसा थोड़ी करेंगे प्रत्येक टमाटर को देखते चले जाएंगे, नहीं, उसमें से कुछ टमाटर लेंगे, अलग अलग जगहों पे जाके देखा गया, हाँ भाई टमाटर तो ठीक है, अच्छी बात है, और यदि लगा कि टमाटर खराब है तो खराब हो गया। मतलब कुछ टमाटर देखने पर ही अनुमान लगाना। ठीक है, ऐसे कपड़े बाजार का भी होता है। ठीक है, कपड़े बाजार में यदि किसी को कपड़ा लेना भाई, ठीक है, ये दुकान के लिए, मॉल के लिए, तो प्रत्येक कपड़े की जांच थोड़ी करेगा खोल खोल के। ठीक है, कुछ कपड़ों को देखा, उनको सैंपल दिखाएगा, उसके बाद उसको ओके कर दिया जाता है। इस प्रकार सोना बाजार भी है, यानी कि सोना बाजार में जितना सोना बिक रहा है, ठीक है, उसकी जांच करनी है, कितना शुद्ध सोना है। तो ऐसा थोड़ी सोना प्रत्येक की जांच की जाएगी, तो ये कुछ नमूने ले जाएंगे और उसको देखेंगे कि इसमें सोना कितना है। ठीक है जी, सोना कितना है, सोना कम पाया गया तो इसका मीन, तो इट मीन्स होगा कि सोना जो है नकली है, और यदि शुद्ध पाया गया तो क्या है, एकदम सही है। तो जो भाग हम ले रहे हैं, यानी कि सैंपल में पूरा नहीं लिया जाता है, थोड़ी सी मात्रा ली जाती है, और यदि थोड़ी मात्रा सही निकल गई तो इसका मीनिंग होगा सारा सही है। ठीक है जी, यदि 5 टन गेहूं में से केवल 1 किलो गेहूं ले लिया जाए, ठीक है, सैंपल के तौर पे अलग अलग जगहों पर जाकर, ठीक है, और उसके बाद ये लगा कि एकदम से यार ये गेहूं तो बड़ा अच्छा है, तो जितना गेहूं है इसका अर्थ होगा कि सारा गेहूं सही है। यानी कि 1 किलो पर जो नियम लागू हुआ, ठीक है, जो उसमें पाया गया उसने सब पर क्या कर दिया, अपना ठप्पा लगा दिया, यू आर राइट। ठीक है, और गलत पाया जाएगा तो यू आर रॉन्ग। ऐसा होता है किसमें, निदर्शन या प्रतिदर्श विधि में। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण भी हैं कि वह दाल में नमक ठीक है कि नहीं है, तो क्या करते हैं, चम्मच से थोड़ा सा सूप निकालते हैं और टेस्ट करते हैं कि भाई दाल में नमक ठीक है कि नहीं है, बस उतने से पता लग जाता है। ऐसा तो नहीं करना है कि पूरी दाल ली,
ठीक है जी, 1 चम्मच पिया, फिर 2 पिया, 3 पिया, 4 पिया, ठीक है, और पूरा ही खत्म कर दिया और अंत में बोल रहे हैं पता ही नहीं चला। तो कुल मिला के दाल में यदि नमक टेस्ट करना है कि सही है या गलत है, ज़्यादा तो नहीं है, तो केवल थोड़ा-सा लेना है, ठीक है, दाल से रस, उसी से पता लग जाता है। तो जो हमने चम्मच में थोड़ा-सी दाल ली, तो या रस लिया, सूप लिया, वो क्या है? वो सैंपल है, वो निदर्शन है। ऐसे ही दाल स्वादिष्ट है कि नहीं है, ये भी टेस्ट करना है ना। यदि चावल पका कि नहीं पका है, ओके जी, तो क्या करेंगे? जो चावल पक गया उसको पूरा देखेंगे एक-एक कर दाना करके? नहीं, उसमें से कुछ दानों की परख की जाती है, 2-4 दाने मसल दिए जाते हैं और यदि क्या हो गया, मसल गया, ठीक है, तो पक गया और यदि अभी क्या है, कटकटा है, अध कच्चा है, दब नहीं रहा है, तो पता लग जाता है कि अभी चावल पका नहीं है। ऐसे ही हर मैटर में होता है, ठीक है, सारे को नहीं देखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर कहने का मीनिंग है कि निदर्शन विधि में समष्टि या समग्र समंकों में से, ठीक है, समस्त इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है। उन इकाइयों की जांच की जाती है और जांच करने के बाद जो उनमें पाया जाता है या जो निष्कर्ष निकाला जाता है, उसके बाद वह निष्कर्ष समस्त पर लागू कर दिया जाता है। ओके, ये होती है निदर्शन विधि। तो ये जो मैंने आपको यहां पर बताए बहुत सारे उदाहरण, ये उदाहरण क्या कर देंगे, इस कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर कर देंगे या कर देते हैं। अब बात करते हैं उपयुक्तता कि यह विधि कितनी उपयुक्त है। भाई उपयुक्त है, महत्व है कि नहीं है इसका? तो देखो ये विधि कहां के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इससे पहले हम संगणना विधि पढ़ चुके हैं, आंकड़ों के संकलन की। तो इस विधि की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि इसका महत्व है। क्या है इसका? देखिए, अनुसंधान का बड़ा क्षेत्र हो, यदि अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो, ठीक है, पूरा देश हो, ठीक, पूरा देश में क्या करना है, गेहूं बेचना है, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो या पूरे देश का सर्वेक्षण करना है किसी वस्तु की मांग को लेकर, तो उसके लिए ये विधि उपयुक्त होती है। प्रत्येक आदमी से नहीं मिलना पड़ता है, कुछ सैंपल, जैसे हमने उदाहरण दिए, कुछ सैंपल लेने हैं जिसको हम निदर्शन कह रहे हैं, टोटल में से कुछ लेने हैं और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला सब पे लागू कर दो। तो इसलिए बड़े क्षेत्र के लिए ये उपयुक्त होती है, क्योंकि बड़े क्षेत्र में हर व्यक्ति के पास हर जगह जाना संभव नहीं होता है। तो इसलिए लिखा है अनुसंधान का क्षेत्र यदि बड़ा हो तो निदर्शन विधि उपयुक्त होती है। उपयुक्त क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर समस्त इकाइयों का अध्ययन नहीं करना पड़ता है, कुछ चुनिंदा इकाइयों का ही अध्ययन करना पड़ता है और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो सब पे लागू हो जाता है। ओके, दूसरा लिखा गहन अध्ययन की जरूरत कम हो, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर गहन अध्ययन नहीं चाहिए, डीप स्टडी नहीं चाहिए। अब जैसे हमने थायराइड, टीबी पी लिया, इनकी बात तो की, इनकी तो डीप स्टडी बहुत जरूरी है, रोग का पता लगाना है। लेकिन जैसे हमने अनुमान लगाना है कि देश में गरीब कितने हैं, तो एक्यूरेट संख्या नहीं आती है, यहाँ औसत ही आता है, ठीक है, औसत ही आता है कि कितने परसेंट गरीब है। उन्होंने कहा 25% गरीब है। ओके, तो 25% गरीब मान लिए, अब उससे ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे हो सकते, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर जब निदर्शन विधि या प्रतिदर्श विधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पर जो आंसर आता है, यहाँ पे लिखा गहन अध्ययन की जरूरत नहीं। यहाँ पर अध्ययन जो होता है इतना बारीक नहीं चाहिए कि जो कि चमड़ी का दमड़ी निकाल दे, मोटा मोटा अनुमान यहाँ पर लिया जाता है। ओके, अति शुद्धता या अति शुद्ध स्तर की जरूरत नहीं, जहां पर ज्यादा शुद्ध स्तर नहीं चाहिए, ठीक है, कि बारीक में जाना है, नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति से मिलना है, उसके लिए तो संगणना विधि है। और जहां पर क्या करना है कि भाई कुछ के आंकड़े लेने हैं और उन्हीं में से चुन लीजिए, समग्र में से, समस्त समूह में से, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकाला उन पे लगा दीजिए। तो यदि अति शुद्ध स्तर की जरूरत नहीं है, माना कि रोजगार के आंकड़े इकट्ठा करने हैं या बेरोजगारी के करने हैं, तो यहाँ पर एक दो ऊपर भी हो गया तो गलत नहीं माना जाता है, ठीक है, ये छूट जाता है तो चलेगा। तो अति शुद्ध स्तर की यदि जरूरत न हो, गहन अध्ययन की जरूरत न हो, अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा हो, तो इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है जहां समष्टि दृष्टि से नियमों का प्रतिपादन करना है। नियमों का प्रतिपादन करना है, अरे जैसे मांग का नियम है भाई, कि कीमत घटती है
तो मांग बढ़ती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। यदि मानववाद ऐसा नियम कोई बनाना है तो सभी व्यक्तियों से मिलना कोई जरूरी थोड़ी है। कुछ व्यक्तियों से मिल लीजिए, बता दिया भाई देखो ये इतना सस्ता हो गया है, देखते हैं पे क्या असर पड़ता है, ज़्यादा लेता है कम लेता है, इसकी मन की इच्छा को जानते हैं। यदि ज़्यादा लेता है कीमत घटने से, तो देखा कि 25-30 लोगों से अलग अलग जगहों से पूछ लिया, ठीक है, और कीमत बढ़ गई तो फिर देखते हैं ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, किस वर्ग के हैं, ठीक है जी। उसके बाद निकल गया मांग का नियम। तो यदि समष्टि की दृष्टि से 25-30 5-10 सैंपल लिए, उसके बाद उनसे पूछा कि कीमत घटने पर आपको क्या लगता है और कीमत के बढ़ने पर आपको क्या लगता है। ओके जी। उन्होंने कहा कीमत के घटने से हम वस्तु को ज्यादा खरीदते हैं और कीमत के बढ़ने पर हम वस्तु को कम खरीदते हैं। इतने लोगों से पूछा, उसके बाद जो निष्कर्ष निकला वो पूरे देश पर लागू कर दिया, ठीक है। तो इसलिए कह रखा समष्टि, समष्टि में तो समग्र, समस्त लोगों पर नियम लागू हो जाएगा, ठीक। अगला है समग्र की इकाइयां अनंत हों, मतलब यदि जो समग्र है समस्त समूह है, ठीक है जी, अनुसंधान का 5 लाख लोगों का है, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, समग्र की इकाइयां अनंत हो, मतलब जिनका अंत ही नहीं हो रहा है। जैसे बच्चे जो हमारे पास हैं उनका औसत भार ले लिया, एक बार ले लिया ना कि औसत भार कितना होता है, तो बच्चे तो जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक चलता रहेगा। आगे तो इकाइयां यदि अनंत हों, तो ये क्या कह रहा है, समग्र की इकाइयां अनंत हों तो तब जाके किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, इस विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। यही अनंत नहीं होता है, जैसे हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है कितना बोला, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 37 डिग्री सेल्सियस है। हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, ऊपर का 120 होता है, नीचे का 80 होता है। तो कोई हमसे पूछने आया, हमसे आया पूछने के लिए, तुमसे आया पूछने के लिए इतना होता है, ठीक है। उन्होंने कुछ व्यक्तियों पे परीक्षण किया, ठीक है, सालों पहले, और वो नियम सब पे लागू कर दिया कि इतना होता है इंसान में, ठीक है जी। तो इस प्रकार से समग्र की इकाइयां यदि अनंत हो तो फिर इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं। किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, निदर्शन विधि का। जैसे ब्लड प्रेशर का हमने लिया, कुछ लोगों का उन्होंने पहले सैंपल लिए होंगे, देखा होगा कितना हो रहा है भाई, ऊपर कितना रहता है, नीचा कितना रहता है, बच्चे का कितना रहता है, बूढ़े का कितना रहता है, जवान का कितना रहता है, ठीक है जी। उसमें शामिल कर दिया उन्होंने 10,000 लोग, ठीक है, अलग अलग कंट्री के, बस मान लिया कि इतना रहता है। तो ऐसा अनंत रहता है और फिर इंसान तो पैदा होता रहेगा, ठीक है जी। तो मान लिया कि इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल इतना रहता है। अगला देखिए, समग्र की जांच असंभव हो, यदि समस्त इकाइयों की गणना हम नहीं कर सकते हैं तो तब क्या करेंगे, तब हम निदर्शन लेंगे। कुछ क्या करेंगे, सैंपल लेंगे कुछ जगह से, मतलब धरती में कुल मिलाकर कितना सोना है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है कि सोना कितना है, चांदी कितना है, अब्रक कितना है, लोहा कितना है, धरती में किसी को पता नहीं है, अनुमान लगा रखा इतना है इतना इतना है, ठीक है जी। कुछ जगह सैंपल उठा लिए, ठीक, धरती में खोदा, ठीक है, वहां का सैंपल लिया, कुछ जगहों पे ले कुछ, और अनुमान लगा दिया इतना टन सोना है। उन्होंने कहा 50 लाख टन सोना है टोटल धरती पर, ठीक है जी। अभी इसको कम ही निकाला जा रहा है, तो एकदम से क्या है, एक्यूरेट आंसर नहीं हो, ठीक है, वो औसत रूप से सही है क्योंकि उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो यदि क्या बोल रहा है, समग्र की जांच असंभव हो, समस्त सोना चांदी कहाँ जाएंगे, धरती के अंदर खोदते रहेंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो ऐसी जगह पर हम किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर करते हैं हम प्रतिदर्श या निदर्शन विधि, वहां पर उपयुक्त होती है। अगला है एक रूपता का होना, यदि डेटा क्या है, एक रूप वाला है, ठीक है जी। गेहूं की बात कर रहा हूं मैं, तो गेहूं यदि एक ही क्वालिटी का है तो उसका मतलब हो गया एक रूपता। चावल बासमती का है, एक ही प्रजाति का है, तो एक रूपता। तो एक रूपता यदि डेटा में है, चावल में यदि एक रूपता है, तो आप कई सैंपल लीजिए, उसके 10 लीजिए, 20 लीजिए, ठीक है जी। तो तब तो उत्तर सही मिलेगा, तब हम इस विधि का इस्तेमाल करेंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन चावल अलग अलग क्वालिटी का है, चेंज कर रहा है, ठीक है जी, तो दोनों ये अलग अलग सैंपल अलग अलग उत्तर देंगे, ठीक है जी। तब जाके इस विधि का इस्तेमाल वहां पर नहीं करेंगे। तो जहां पर एक रूपता है, ठीक है, एक रूपता है, सजातीय है, एक ही जात के हैं, ठीक है जी, तब तो कुछ को ले लिए उठाकर सैंपल, ठीक है जी, जो निष्कर्ष उससे निकला
वही उत्तर क्या हो जाएगा, सब पर लागू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये विधि कहाँ पर उपयुक्त है, ये पॉइंट सारे के सारे लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं कि इस विधि के गुण क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं भाई। इस विधि में, निदर्शन विधि के या सैंपलिंग मेथड के गुण क्या है। तो गुण बहुत सारे गुणों से भरपूर है, ठीक है जी। इसमें तो कई गुण हैं, जैसे बचत, क्योंकि इस विधि में कुछ सैंपल लिए जाते हैं समग्र, यानी समूह में से, टोटल समूह में से कुछ ही क्या लिए जाते हैं, सैंपल लिए जाते हैं, निदर्श लिए जाते हैं, प्रतिदर्श लिए जाते हैं। माना कि हमारे पास, हमने देखा भाई 5000 लोगों के बीच हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आय का वितरण किस किस प्रकार का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 100 लोगों के पास गए अलग अलग, ठीक है, इनकी आय के आंकड़े एकत्र किए, ठीक है जी। सबके पास नहीं गए, इतने के पास गए। यदि 5000 के पास जाता आदमी तो पैसा क्या होता, ज्यादा खर्च होता, ज्यादा दिन लगता उसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, केवल 100 लोगों पे मिले, तो डाटा या डेटा कलेक्शन में क्या हो गई, समय की बचत हो गई, पैसे की बचत हो गई। तो कुल मिलाकर कहने का मीनिंग क्या है कि इस विधि से यदि आंकड़ों का संकलन होता है तो इसमें समय, पैसे और परिश्रम की बचत होती है, ठीक। दूसरा है गहन जांच। इस विधि से, यानी कि निदर्शन विधि से जब आंकड़ों का संकलन किया जाता है और जो सैंपल लिए जाते हैं उनकी डीप स्टडी की जाती है। क्यों की जाती है कि सैंपल हमने कहा चावल में से, ठीक है, 20 टन चावल में से हमने 1 किलो ले लिया जगह जगह से, ठीक है, ढेर से उठाकर, तो 1 किलो को हम टेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 किलो को, ठीक है। और जो हम सारे चावल को करते तब तो लंबा समय लग जाता और जांच भी नहीं होती पूरी। लेकिन जब हम 1 किलो को ले रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, या जो जांच करता है उसको बारीकी से उसकी जांच करेगा, ठीक है, डीप स्टडी करेगा और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो सही होगा, ठीक है। तो इस विधि का गुण क्या है, दूसरा, इसमें गहन जांच हो जाती है, ठीक है, डीप स्टडी हो जाती है और दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाता है। अगला देखिए, विश्वसनीयता। क्योंकि इस विधि से जब जांच की जाती है, क्योंकि इसमें गहन जांच हो रही है, ठीक है, इसमें पक्षपात नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, इससे जो उत्तर निकलेगा वो कैसा होगा, विश्वसनीय होगा, ठीक है। सब इस पर ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे, हाँ ये सही बोला जा रहा है कि इस गांव में गरीबों की संख्या इतनी है, फिक्स तो नहीं आएगी लेकिन औसत रूप से आएगी, ठीक। अगला देखिए, वैज्ञानिक रीति, यानी कि जो ये सैंपलिंग मेथड है, निदर्शन विधि है, ये वैज्ञानिक रीति है। ये वैज्ञानिक रीति है, इसमें जो सैंपल चुने जा रहे हैं वो वैज्ञानिक रीति से चुने जा रहे हैं। फिर साथ में इसमें क्या होता है कि यदि उत्तर गलत होता है तो उसकी जांच भी हो जाती है कि 5 सैंपल लिए, ठीक है जी, और वो फेल हो गए, ठीक है, या खराब हो गए, पता नहीं चल पा रहा, फिर दोबारा ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि से, अर्थात वैज्ञानिक जो भी रीति होती है उससे सही और गलत की जांच हो जाती है कि जहां से हमने डेटा लिया यदि वो डेटा गलत हो रहा है तो फिर दोबारा हम क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। 5000 लोगों का सर्वे हमने 100 से कराया, गलत हो गया, ठीक है जी, तो इसको रद्द कर दिए, दोबारा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सभी से तो मिलना नहीं है। तो वैज्ञानिक रीति है और इस रीति का इस्तेमाल वर्तमान में डेटा कलेक्शन के अंदर आंकड़ों के संकलन में सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला देखिए, सरल, क्योंकि ये विधि कैसी है, सरल है, इसको हर आदमी आसानी से समझ सकता है। ओके, शीघ्र परिणाम, क्योंकि हम सैंपलिंग मेथड में क्या करते हैं, कुछ सैंपल ले रहे हैं, 100 लोगों का सैंपल ले लिया 5000 में, ठीक है जी, निष्कर्ष निकलने में सालों थोड़ी लग जाएंगे, बहुत ही कम समय में क्या हो जाएगा, परिणाम निकल कर आ जाएगा कि आय की विषमता कितनी है, आर्थिक विषमता कितनी है, ठीक है। ये तुरंत चंद दिनों में ही छोटे क्षेत्र का परिणाम तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके गुण। अब आता भाई, गुण के बाद तो दोष भी है यहाँ। आर्थिक विज्ञान के अंदर जब भी हम पढ़ते हैं तो गुणों के साथ साथ दोष भी आते हैं। दोष क्या है इस विधि के भाई, भ्रामक या गलत निष्कर्ष। इस विधि से यदि सैंपल गलत लिए गए, ठीक है, टोटल समूह में से कुछ गलत व्यक्तियों का चुनाव किया गया, आर्थिक जो विषमता में हम बात कर रहे हैं, और ये 100 व्यक्ति हमने गलत चुन लिए, ठीक है जी, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला था
कि यहाँ पर कितना परसेंट आदमी, ठीक है, गरीबी की रेखा से नीचे है, वो आया था 75%। ठीक है जी, 75% आया था। ठीक, 75% आया था, लेकिन क्या हुआ, हकीकत में वो 75% नहीं था। ठीक है, तो ये उत्तर गलत भी हो सकता है यदि हमने गलत लोगों का चुनाव कर दिया तो, और सही लोगों को कर दिया तो बात अलग है। लेकिन ये आ रहा दोष कि ऐसा भी हो सकता है भाई। ठीक है, अगला है उच्च शुद्धता का अभाव, क्योंकि इस मेथड में, अर्थात जो हमारा निदर्शन विधि है, इसमें हम किस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि हम कुछ सैंपल लेते हैं, कुछ, सब नहीं लेते हैं। तो जब हम कुछ ले रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सब पर फिट हो जाए, वो सब पर फिट हो जाए। जैसे पैरासीटामोल की गोली हम खाते हैं, तुम भी खाते हैं, आप नहीं खाते हैं कोई बात नहीं, जब बुखार आता है तो लोग खाते हैं। तो जब भी कोई दवा क्या होती है बाजार में आती है, तो उससे पहले उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो उसका कुछ लोगों पर उसका परीक्षण किया जाता है कि भाई कितने कितने टेम्परेचर तक या कितने कितने बुखार को सहन करने की क्षमता इस गोली के अंदर है। तो कुछ व्यक्तियों पर वो टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद मान लिया जाता है कि ये सब व्यक्तियों पे ऐसा ही काम करेगी। ओके, कोई आपके घर में आया कि पैरासीटामोल काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक, या आपकी जांच किया, किनसे किया, हमको पता ही नहीं चलता है। तो कुछ लोगों पर जांच होती है, इसलिए बोला उच्च शुद्धता का अभाव। दवाई में तो शुद्धता हो कितनी होती है, 90%, किसी में 95% होती है, 100% किसी के अंदर नहीं होती भाई। ठीक है जी, अगला है समग्र इकाइयां विजातीय होने पर उपयुक्त नहीं। यदि समग्र इकाइयां, टोटल जो हम ले रहे हैं, और यही वो क्या है, उसमें अलग अलग हैं वर्गों के लोग हैं, माना बात, हम जातिगत गणना कर रहे हैं, उसमें अलग जाति का है, अलग जाति का है, अलग जाति का है। ओके, तो क्या होगा, तब हम सैंपल, क्योंकि हमें सैंपल कब लेने पड़ेंगे, जब सजातीय हो, एक ही जाति के हैं, तब जाके सैंपल काम कर सकता। 5 लोग उठाए, ठीक है जी, 5 लोगों से सैंपल लिए, पूछा जांचा, तो सब पे लागू कर दिया। लेकिन जब अलग अलग है तो फिर तो भाई संगणना विधि का यूज करना पड़ेगा, प्रत्येक से मिलना पड़ेगा। तो वहां पर ये वाली विधि उपयुक्त नहीं होती है यदि आंकड़े कैसे हो, विजातीय हो, सजातीय मतलब एक ही जात के न हो। ठीक, अगला है विशिष्ट ज्ञान का होना, क्योंकि जब सैंपलिंग मेथड का यूज करते हैं, इसको कहा जा रहा है ये वैज्ञानिक रीति है, तो इस रीति का यदि इस्तेमाल करना है और डेटा को बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी जांच करनी है, उससे निष्कर्ष निकालना है, तो इसके लिए विशिष्ट ज्ञान का मतलब अच्छे ज्ञान का होना जरूरी है। ठीक है, और यदि उसको यदि अच्छा ज्ञान नहीं है, अच्छा नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, सैंपल गलत उठा लेगा। तो जब सैंपल गलत लिए जाएंगे तो उत्तर भी गलत होगा, और उसके बाद यदि जनता पर उसको लागू कर दिया तो उत्तर भी गलत होगा। और यदि हमने कर दिया कि देश में, हमारे पूरी कंट्री के अंदर आर्थिक सर्वे किया गया और पाया गया कि 90% लोग अमीर हैं, तो देखो समाज में, ठीक है, देश में क्या प्रतिक्रिया होती है, एकदम से क्या हो जाएगा, हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो विशिष्ट ज्ञान होना, विशिष्ट ज्ञान किसे कहते हैं, कि जो सैंपल हम ले रहे हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से सैंपल लेने हैं, कैसे लेने हैं। आगे चलकर रीतियां हमारे पास आएंगी कि सैंपलिंग मेथड में सैंपल कौन कौन तरीके से लिए जाते हैं, सांख्यिकी में वो कौन कौन से मेथड बताए गए हैं कि जिसके द्वारा सैंपल लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से ले लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है कि दूध का सैंपल ले लिया और उधर से उसने को पैसा दे दिया, ठीक, और उसने दूध का सैंपल चेंज करके एक अच्छा दूध का सैंपल वहां पास करके दे दिया, ऐसा नहीं है। ओके, अब बात करते हैं लास्ट में कि प्रतिदर्श के आवश्यक तत्व, अर्थात प्रतिदर्श का यदि हम चयन कर रहे हैं, ठीक है, समग्र में से, यहां लिखा समग्र या समष्टि एक ही होता है, कि टोटल में से हम यदि क्या कर रहे हैं, कुछ का चुनाव कर रहे हैं, जिन्हें सैंपल कहा जा रहा, निदर्शन कहा जा रहा, प्रतिदर्श कहा जा रहा, उनका चुनाव कर रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये क्या बातें होनी बहुत जरूरी है। पहला है प्रतिनिधित्व, यानी कि जिन सैंपल को हम टोटल यानी समग्र में से ले रहे हैं, समस्त इकाइयों में से ले रहे हैं, ये होना चाहिए कि वह उनका प्रतिनिधित्व करते हैं कि नहीं करते हैं, वो एक ही जाति के कि नहीं है, सजातीय हैं, ठीक है, या विजातीय हैं, तो वो वाले सैंपल के बारे में पता होना चाहिए। कि और सैंपल ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लिया, सैंपल पर्याप्त होनी चाहिए, और वह उस जाति, उस वर्ग का, कपड़े का ले रहे हैं तो उस कपड़े का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। ठीक है जी,
यदि अनाज का ले रहे हैं तो अनाज का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, ठीक है। दालों का ले रहे हैं तो दालें का लेंगे भैया, ठीक। ऐसा नहीं कि दाल की जांच करने के लिए आपने चावल का ले लिया, ठीक है, और चावल की जांच करने के लिए आप चीनी का ले लिया, ऐसा नहीं होगा। तो प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए कि प्रतिदर्श ऐसा होना चाहिए कि जो समग्र या संपूर्ण इकाइयों का प्रतिनिधित्व कर सके, उनका नेता बन सके, ठीक है जी। अगला है स्वतंत्रता, यानी कि जो प्रतिदर्श या नमूने हम समूह में से उठा रहे हैं, ठीक है जी, वो कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, वो किसी पर डिपेंड नहीं होने चाहिए, वो किसी पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। जिसको हम ले रहे हैं ऐसा नहीं है कोई इधर का उसका ताना बाना उससे जुड़ा हुआ है, कि जहाँ से हमने सैंपल लिया हम कहीं से उड़ा सकते हैं। टमाटर का सैंपल लेना भाई, ठीक है, समस्त में से देखना चाहे टमाटर कितना सही है, तो चाहे वो वहां से उठाओ, इधर से उठाओ, यहाँ से उठाओ, ठीक है जी। ये क्या है, स्वतंत्रता है, आपको रोका थोड़ी जा रहा है। यदि रोका जाता है तो तब ये विधि उपयुक्त नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि जहाँ से भी सैंपल लेना है ले सकते हैं, ठीक है, जिस भी चीज का लेना है। अगला है सजातीय, क्योंकि यहाँ पर सैंपल सजातीय में ही ले जाते हैं। दूध का सैंपल लेना है तो दूध का ही लेंगे, ठीक है जी। दूध के साथ क्या उसका नाम, ऐसा थोड़ी कि चीनी का लेने लग जाएंगे। या फिर हमने क्या किया कि मावा के साथ सैंपल ले लिया और इधर गेहूं का ले रहा, कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो सजातीय यानी कि जब भी सैंपल ले जाता है तो समूह में से टोटल दूध में, यानी कि दूध का ही सैंपल लिया जाएगा शुद्धता की जांच करने के लिए, ठीक है जी। गरीबी की जांच करनी है तो गरीबी के ही आंकड़े चाहिए, ओके। इसी प्रकार पर्याप्तता यहां पर आ रहा है कि जब हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे समग्र में से तो पर्याप्त होनी चाहिए। माना बात, समग्र कितना है भैया, समग्र है 1 2 3 4 5 10,000 लोगों का, ठीक है जी। 10,000 लोगों का समग्र है, उसमें देखना चाहते हैं कितने बेरोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं। और हमने क्या किया, केवल 100 लोगों से बात की, ठीक है, 100 लोगों को चुना, ठीक है जी। और 100 लोगों के चुना या उनसे पूछा 100 लोगों से, ठीक, कि क्या स्थिति है। अब उन्होंने जो बताया, ठीक है, अब इसका जो निष्कर्ष निकला उसने तो सब पे लागू होना है, ठीक है जी। और पता चला कि इन्होंने गलत बता दिया तो इधर इन पर जो नियम लागू होगा वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए पर्याप्त सैंपल होनी चाहिए, यानी कि हम 10,000 का ले रहे हैं तो कम से कम 700 लोग तो पूछने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जब भी क्या करते हैं, सैंपल ले जाते हैं समूह में से, समस्त इकाइयों में से, तो सैंपल बहुत कम नहीं होने चाहिए, प्रतिदर्श बहुत कम नहीं होनी चाहिए और न ज्यादा होना चाहिए, तो फिर संगणना विधि बन जाएगी। इसलिए वो कैसे होने चाहिए, वह पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे कि उत्तर ठीक निकले, जिससे आंसर क्या निकले, ठीक निकले। तो इस प्रकार से आज हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि आंकड़ों की संकलन की जो निदर्शन या प्रतिदर्श विधि क्या है, किसे कहते हैं, उसके बहुत सारे उदाहरण हमने आपको बताए। साथ में बताया कि उसकी उपयुक्तता, कि भाई ये कितनी जरूरी है, ठीक है, कितनी जरूरी है, ये हमने आपको बताया। उसके बाद हमने आपको बताया इसके गुण, उसके बाद इसके दोष बताए, और साथ में क्या बताया आपको कि भाई प्रतिदर्श जब लेते हैं, जब सैंपल लेते हैं, तो उस समय किन किन बातों का होना बहुत ही जरूरी है। अंत में चलते चलते बता देते हैं कि एक सैंपल का उदाहरण लेते हैं कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव, ठीक है जी, चाहे वो पूरे देश का हो रहा है या किसी राज्य में हो रहा है, तो जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, ठीक है जी, उसी दिन शाम को टीवी पे एग्जिट पोल आ जाता है, अमुक पार्टी को इतनी सीटें मिलने वाली हैं, ठीक है, राजस्थान में इतनी मिलेंगी, ठीक है, पंजाब में इतनी मिलने वाली है, हरियाणा में इतने मिलने वाली है, ठीक है। इस प्रकार का यदि उन राज्यों में चुनाव चल रहा है तो उनको कैसे पता चलता है भाई कि इतनी सीटें इनको मिलने वाली हैं, और उसमें बाद में पता चलता है कि लगभग लगभग ये सत्य ही होते हैं। तो वे क्या करते हैं कि जब वोटिंग चलती है, जिन राज्यों की बात कर रहा हूं कुछ उदाहरण के लिए, तो क्या करते हैं, बूथ पर जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि तुमने किसको वोट दिया भाई। तो कुछ लोग बताते हैं कि मैंने उसको दिया, फिर उसको दिया, मतलब कुछ बूथों को चुन लेते हो। हमसे तो आज तक पूछने कोई नहीं आया कि क्या उसका नाम, आपने वोट किसको दिया, आपको भी नहीं पूछा होगा, तो कुछ लोगों को पूछते हो, ठीक है जी।
और बस कुछ लोगों से पूछा और उसके बाद सब पे लागू कर दिया कि साहब बीजेपी को इतनी मिलेंगी, कांग्रेस को इतनी मिलेंगी, सपा को इतनी मिलेंगी, बसपा को इतनी मिलेंगी, ये जो अदर पार्टी हैं उनको इतनी-इतनी सीटें मिलेंगी। तो एग्जिट जो पोल है वो किसका उदाहरण है? वो है निदर्शन या प्रतिदर्श विधि का उदाहरण। तो यहीं पर आज का हमारा जो टॉपिक है समाप्त होता है।